साथियों, बीपीएससी ट्री परीक्षा में 2.0 और 3.0 में पूछे गए पर्यावरण विषय से संबंधित प्रश्नों की सीरीज आपके सामने है। इसमें आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शेखर पाठक। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 121, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। उसके अलावा आपको जो है टाइगर दिवस भी ध्यान रखना है। तो टाइगर डे आपका कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 29 जुलाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है असम। और असम में, पूरे भारत में असम में सबसे ज़्यादा एक सींग युक्त गैंडा पाया जाता है, जिसको वन हॉर्न्ड राइनो भी बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है वो असम राज्य में सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो गुजरात है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लॉयंस। तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, उनका एकमात्र स्थान है गुजरात में और वो गिर के वन में। तो गिर के जो जंगल है, गिर के वन है, तो वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको राजस्थान में ध्यान रखना है, राजस्थान फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये पक्षी है जो केवल राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा ये गुजरात के कुछ भागों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पारिस्थितिकी क्षरण, जिसको इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। और जब मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न होती है, प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी क्षरण, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तो मानव गतिविधियों की वजह से। फिर है 129 आपका WWF। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका विशालकाय पांडा, जिसको जायंट पांडा भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो WWF है उसकी स्थापना कब हुई थी। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। तो 1961 में WWF की स्थापना हुई। और WWF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपसे WWF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका जो पशु चिन्ह है वो क्या है, आपका विशालकाय पांडा, जिसको जायंट पांडा भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है 131, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो ओजोन छिद्र अधिक जो स्पष्ट होता है, ये आपका जो प्रश्न में आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ओजोन छिद्र के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो ओजोन छिद्र को सबसे पहली बार जब पूरे विश्व के सामने कब आया था कि ओजोन में जो है, ओजोन का जो परत है वो पतला होता जा रहा है, जिसको ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। और ये आपको ध्यान रखना 16 मई 1985 में, अगर साल पूछे तो 1985 में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। और यह आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी ध्रुव में इसके बारे में पता लगा था। और दक्षिणी ध्रुव में आपका अंटार्कटिका में। तो आपको यह ध्यान रखना है अंटार्कटिका। तो आपको ध्यान रखना कि अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव में ओजोन छिद्र का जो है पता लगा था। और वहाँ पे जो ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो चूंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा हो नहीं सकता, कर्क रेखा भी नहीं है और मकर रेखा भी आपका उत्तर नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर यहाँ पे होता वह होता दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1985 में या 1980 के दशक में पहली बार जो है ओजोन छिद्र के बारे में दुनिया को पता चला था।
इसलिए उसके बाद फिर जो है ओजोन परत को बचाने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया, जिसके बारे में हम इन्वायरमेंट की कक्षाओं में पढ़ेंगे, पर्यावरण की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे। तो ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी और सीईआरटी दोनों में मिल जाएगा आपको। तो और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं वो कार्बनिक प्रदूषण भी करते हैं, तो जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, पॉलीफॉस्फेट हो गया और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो इसका जो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक जो ऑटोमोबाइल निकास, जो गाड़ी वगैरह चलती हैं तो उसमें जो क्या निकलता है, शीशा, जिसको लेड बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको ध्यान रखना है कि यह सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो किस जिले में। तो साथी वैसे तो एक प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आ गया तो आप लोग जान लीजिए कि कोरापुट जिला है उड़ीसा में, और वहाँ से जो है गुप्तेश्वर शिव मंदिर है, उससे सटा हुआ गुप्तेश्वर वन है, जिसको जो है भारत का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यह कोरापुट जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है, और बाकी डिटेल में हम लोग जैव विविधता विरासत स्थलों के बारे में डिटेल में कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण है तो ये आपको जो जनसंख्या वृद्धि है, पादप वृद्धि पर्यावरण के लिए जो है सहायक होती है। इसके अलावा फसल वृद्धि भी एक हिसाब से पर्यावरण के लिए सहायक होती है, और इसके अलावा जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण के लिए खतरा है। अगर ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी तो जंगल काटे जाएंगे, वन काटे जाएंगे, तो जिससे पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान होगा। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, बीओडी की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पानी बहुत प्रदूषित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा पानी बहुत प्रदूषित है। और बीओडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो जैविक ऑक्सीजन की मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हिंदी में जैविक ऑक्सीजन की मांग बोलते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो बीओडी की जो उच्च मात्रा होती है, तो जब भी बीओडी हाई रहेगा, यानी बीओडी को नापा जाएगा, और जब बीओडी हाई पाया जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो रही है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। और यह पॉइंट आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान रखना है, यानी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो रहा है। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मदद से ही जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें से मछली वगैरह हैं, तो वो लोग जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मदद से ही सांस लेती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हाई बीओडी होता है, जो उच्च मात्रा होती है बीओडी की, वो क्या दर्शाती है कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो और यह क्या दर्शाता है कि पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या है 72, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। तो जो ऑक्सीजन की कमी, और इसका और भी अच्छा आंसर हो सकता है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से। और ये कब होता है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है कि जब बीओडी अधिक होता है, बीओडी हाई होता है, और हाई बीओडी होने की वजह से जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कमी हो जाती है, की कमी से। तो आपको यह ध्यान रखना हो सकता है अगली बार, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से ऑप्शन में दे दे, या ऑक्सीजन की कमी से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक के बारे में हमने पिछली वीडियो में प्रश्न देखे थे, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा HF, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं, और यह जो है द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। इसके अलावा आपका ओजोन, और उसके अलावा आपका पैन, ओजोन और पैन भी आपका द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके किसके उदाहरण है, तो आपका ये प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और फिर है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब भी नॉन ह्यूमन का मतलब यहाँ हो गया जानवर,
तो जानवर से या पशु से जब कोई बीमारी मनुष्य में पहुंचती है उसे बोलते हैं पशुजन्य बीमारी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़। तो आपको ध्यान रखना है जूनोटिक डिसीज़। और पशुजन्य बीमारी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में आगे देखेंगे। बाकी इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट आपका ये उदाहरण है आप देख सकते हैं, जो कोरोना वायरस था, आपका जो कोरोना वायरस था, तो जो कोरोना वायरस था तो आपका माना गया कि जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ नॉन ह्यूमन प्राणी आते हैं, तो जो चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, तो चमगादड़ से जो कोरोना वायरस जो है इंसानों में फैला और फिर इंसानों में जो है एक पूरा महामारी का रूप ले लिया। तो आप लोग को पशुजन्य बीमारी के बारे में कोरोना वायरस एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, बाकी डिटेल में हम लोग कक्षाओं में करेंगे। फिर अगला प्रश्न है 117 निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है। तो अजीवीय कारक को जो है अजैविक भी बोलते हैं। तो अजैविक कारक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जंतु है। जंतु यहाँ पे क्या है, जैविक कारक है। और जब हम जैविक कारक की बात करेंगे तो जैविक कारक में हमारे कौन से आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, और उसके अलावा जो है बैक्टीरिया, जैसे कि नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया वगैरह हो गए और पौधे जंतु हो गए। अजैविक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो अजैविक में जो है आपके आर्द्रता हो जाएगा, उन्नतांश हो जाएगा, और इसके अलावा आपको जो है ध्यान रखना है जल, मृदा, तो ये सब क्या है, हवा, ये सब क्या है, तो अजैविक, हवा, ये सब क्या है, तो ये अजैविक कारक है या अजीवीय कारक है। और जैविक कारक का मतलब होता है जिसमें जान होता है। तो जंतु में जीवन होता है, जान होता है, पौधे में होता है नीलहरित शैवाल वगैरह। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाएगा पत्तियों पर। और वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष रूप से जो पत्तियां होती हैं वो वायु प्रदूषण से प्रभावित होती हैं, वायु प्रदूषण से प्रभावित होती हैं, वायु प्रदूषण से प्रभावित होती हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का जो विनिमय होता है वो भी प्रभावित होता है, विनिमय प्रभावित होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है किस पे पड़ता है, मुख्यतः ये पत्तियों पर पड़ता है। और आपको पता है कि जो गैसों का विनिमय है, गैसों का जो विनिमय है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं ये पत्तियों में कहाँ पे होता है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका स्टोमेटा में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो गैसों का विनिमय होता है वो आपका स्टोमेटा में होता है, पत्तियों में। और आपका जो ये सही आंसर हो जाएगा ये पत्तियाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नवनियतिवाद को। और बाकी जो अवधारणा से संबंधित प्रश्न है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको परीक्षा की दृष्टि से करा दिया जाएगा कि इससे संबंधित जितने भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो संभववाद हो, चाहे वो नवनियतिवाद हो, आप इसके उदाहरण सहित आपको जो है आगे की कक्षाओं में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो साथियों ये आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का। और इस प्रकार जो बीपीएससी ट्री परीक्षा में आपके प्राइमरी पीआरटी परीक्षा में जितने भी आपके पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो सीरीज़ है वो 2 वीडियो में मैंने इसको एक साथ का जो है आपको दे दिया है। और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो पर्यावरण के संबंधी प्रश्न से आपको भूगोल में भी करा दिए गए हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये प्रश्न कम दिख रहे हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। और साथियों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग जो है जो विश्लेषण करेंगे वो पॉलिटी के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिटी के प्रश्न आपको जो बीपीएससी पीआरटी में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का जो है विश्लेषण कराया जाएगा आगे के वीडियोज़ में। तो साथियों चैनल से ज़्यादा जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी भाई बहन बीपीएससी टीआरई पीआरटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। और आपका बहुत ही कम समय में सिलेबस जो है वो कराने पे जोर दिया जा रहा है और उस दिशा में चैनल काम भी कर रहा है। इसके अलावा जो यूपी पीसीएस प्री के अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें कि जो ये प्रश्न हैं जो मैंने पर्यावरण से संबंधित प्रश्न कराए हैं ये आपके यूपी पीसीएस प्री में भी पूछे गए हैं। इसमें से कई सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए हैं। और चूंकि ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित है तो इस वजह से इनका जो महत्व है वो आप लोगों के लिए बढ़ जाता है। तो आप लोग भी जो है इस
इन क्वेश्चंस को देखें। और ये जो प्रश्न है आपको डायरेक्टली किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, चूँकि ये शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न हैं, तो ये आपको घटना चक्र में भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप जो है इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।